एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? टू सम अप, जस्ट एक मतलब कि छोटा सा ग्लिम्स ये है कि अब तक हमने पढ़ा देर आर 3 एरास। एक, जब आपके मेन 3 प्लेयर्स थे, यानी कि जो प्रिंसिपलेट, एम्परर, देन द सेनेटर्स एंड आर्मी। बट ओवर द पीरियड जो आर्मी एंड जो एम्परर था, उनका कंट्रोल, उनका पावर बढ़ गया और सेनेटर्स जो थे वो कमजोर पड़ते चले गए। दिस इज बिकॉज आर्मी जो है वो एम्परर को हेल्प करता था फॉर द एक्सपेंशन। दूसरा, हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक ये भी पढ़ा है कि जो ये वाला रोमन एम्पायर था, इट हैड 3 डिफरेंट एरास, जिसमें अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड कहते हैं, जो अगस्टस का मतलब की था, अगर हम उस एरिया को, उस एरा को देखते हैं, तो दैट वाज व्हेन द एम्पायर फ्लरिश्ड। लेकिन उसके बाद जो एक एक करके जो आपके इवेंट्स हुए, उसको हम लोग थर्ड यानी कि क्राइसिस बोलते हैं। और उसी की वजह से शायद धीरे धीरे करके जो है वो एम्पायर आपका जो है खत्म होता चला गया। ठीक है, तो वी आर जस्ट समिंग अप विद द सेम एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट। टू सम अप, इन द लेट फर्स्ट सेकेंड and early third centuries, the army and admin were drawn, increasingly drawn from the provinces. Then the as citizenship spread to these regions and was no longer confined to Italy, but individuals of Italian origin continued to dominate the Senate at least till the third century. तभी हम थर्ड सेंचुरी को क्राइसिस वाले में लेकर आते हैं। When senators of provincial origin became a majority, मतलब जो पार्लियामेंट में हुआ करते थे वो लोग मेजोरिटी थे, तो वो अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करते थे। These trends reflected the general decline of Italy within the empire, both political and economic, and the rise of new elites in the wealthier and more urbanized part of Mediterranean, such as south of Spain, Africa, and East. A city in Roman sense was an urban center with its own magistrate, city council and a territory। मतलब वहां पर सिटी किसको बोला जाता था? एक ऐसा जहां पर उनका अपना बोलबाला होता था, अपना सिटी काउंसिल, मतलब सिटी को देखने वाला, जैसे मेयर। देन उस एरिया, वो एरिया जिस पर वो उनका जो है कंट्रोल होता था, जिससे वो टैक्सेस लेते थे, जहां पर उनका containing village which were under its jurisdiction. Jurisdiction is the area. Thus, one city could not be in the territory of another city, but villages almost always were. Villages could be upgraded to the status of cities and vice versa, usually as a mark of imperial favor for the opposite। मतलब अगर इंपीरियल फेवर नहीं करेगा तो सिटी को विलेज का दर्जा दे दिया जाता था, लेकिन अगर इंपीरियल को अच्छा लगेगा तो इवन विलेज को सिटी का दर्जा दिया। मतलब उसमें कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं था। मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में एक बात बताई थी कि इंडिया के अंदर विलेज, टाउन एंड सिटी, इनके लिए एक डेफिनेशन है। विलेज जहां आपका पॉपुलेशन मोस्टली दे आर इन द एग्रेरियन सेक्टर, फिर विद बेसिक एम्यूनिटीज टाउन, एंड विद ऑल द अर्बन एम्यूनिटीज सिटी। तो ये एक डेफिनेशन, और जहां पर अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, वो हम सिटी में लेकर आए। बट वहां ऐसा नहीं था। वहां पे क्या था? ये एम्परर के ऊपर होता था, इंपीरियल जो वहां पे सेनेटर्स होते थे उनके ऊपर होता था, वो किस एरिया को सिटी बोलेंगे और किसको विलेज बोलना चाहते। One crucial advantage of living in a city was simply that it might better provided for during food shortages and even farmers than the countryside। बस वहां पे सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, ये मतलब इंपॉर्टेंट एडवांटेज था जो हमें भी मिलता है, कि कोई भी नेचुरल इवेंट होता है तो जो लोग होते थे वो भूखे नहीं मरते थे, बिकॉज सिटी के अंदर यू हैव वन और द अदर वर्क। ये आप देख सकते हो, ऑन द राइट इज अ बाथ, पब्लिक बाथ, हमारे यहाँ बोलते हैं ना तालाब। पब्लिक बाथ्स
were a striking feature of Roman urban life. That is, when one Iranian ruler tried to introduce him into Iran, he encountered the wrath of clergy there. क्योंकि वहां पे क्या है, water was sacred element to and to use for public bath may have been discussed. ईरान के अंदर वाटर को पवित्र मानते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं देना चाहिए. एंड बट इन रोमन एम्पायर इट वॉज अ स्ट्राइकिंग फीचर, वो एक फीचर, and enjoyed a much higher level of entertainment. For example, one calendar tells us spectacular होता है बहुत बढ़िया, spectacular, filled no less than 176 days of the year. अब, as I said, there were 3 centuries. The third century is a crisis, the downfall. The downfall. Why it is called as a crisis? Because it was a period of downfall. क्यों? If the first and second centuries were by and large period of peace, prosperity and economic expansion, the third brought the first major sign of internal strain. पहला जो इंटरनल आपस का झगड़ा था वो तभी स्टार्ट. From 230, the empire found itself fighting on several fronts simultaneously. In Iran, a new and more aggressive dynasty emerged, जिनको ससानियन बोला जाता है. एंड वो जो है, मतलब पहला क्या था, आपस की लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्व्स. और दूसरा क्या था, जो ससानियंस थे वो इस तरफ चलते जा रहे थे, टुवर्ड्स यूफ्रेट्स. In a famous rock inscription cut in 3 languages, Shapur I, the Iranian ruler, claimed he had annihilated a Roman army, मतलब उनको खत्म कर दिया था, and even captured the eastern capital of Antioch. मतलब ये हमारा जो है second reason है that the Iranians were becoming more powerful. तो फर्स्ट रीजन इज इंटरनल फाइट. मतलब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ डाउनफॉल, ठीक है, तो पहला रीजन है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. देन सेकेंड इज आपका द कंट्रोल ऑफ सजानियंस ओवर द यूफ्रेट एरिया. एंड थर्ड आपका है अ होल सीरीज ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स और रादर ट्राइबल कंडेंसीज, मतलब जिनको हम अल्मानी, फ्रैंक एंड गोथ्स बोलते हैं, began to move against, यानी कि इनका सेटलमेंट, द सेटलमेंट ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स, ये हमारा तीसरा पॉइंट है. ये लोग जाकर उस एरिया में, दैट इज फ्रॉम ब्लैक सी टू द एल्प्स, यानी कि बेसिकली अगर मैं आज की डेट में कहूं तो जो जर्मनी वाला एरिया, क्योंकि राइन इज जर्मनी एरिया, आपका राइन रिवर बहुत फेमस है इसीलिए. So the Romans were forced to abandon much of the territory beyond the Danube. Danube is the river वहां पर. And while the emperors of this period were constantly in field against what Romans called barbarians, the rapid succession of emperors, मतलब 47 years में 25 emperors जो हैं वो आपस में लड़ भिड़ के वहां पर आए थे. ये था आपका फॉल ऑफ दिस एम्पायर. तो पहला रीजन क्या होगा बच्चा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है. सेकेंड इज कंट्रोल बाय सजानियंस या इरानियंस, ठीक है. थर्ड, मूविंग एंड कंट्रोल ऑफ जर्मन ट्राइब्स along Rhine and Danube. ये हमारे 3 रीजंस थे फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिस एम्पायर, और ये हुआ था 3rd सेंचुरी में, इसीलिए हम इसको 3rd सेंचुरी क्राइसिस बोलते हैं. आ गया. Why it was called as 3rd century crisis या what were the reasons, दोनों के आंसर्स यही आपके रहेंगे, राइट. अब एम्पायर में व्हाट वाज द जेंडर वो प्रोपोर्शन,
विमेन की क्या रोल था, लिटरेसी कैसा था, व्हाट वाज द कल्चर ऑल अबाउट. One of the more modern feature of Roman society was prevalence of nuclear family. अब न्यूक्लियर फैमिली तो आजकल हम लोग देखते हैं. इंडिया इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ सिटी, सॉरी, द नेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, जहाँ चाचा, ताऊ, बुआ, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब साथ में मिलके रहते हैं. आजकल हम लोग रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में. दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन. Adult sons did not live with their families and it was exceptional for adult brothers to share a common household. मतलब ये एक बहुत बड़ा फीचर था. On the other hand, the slaves were included in the family as Romans understood this. By the late Republic, जब आपका रिपब्लिक वाला टाइम था, the typical form of marriage was where wife did not transfer to her husband's authority. मतलब उस जमाने में वाइफ का अपना पूरा जो है कंट्रोल रहता था अपनी प्रॉपर्टी पर, एंड रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटिव फैमिली, मतलब जो उसका फैमिली है उस पे. While the women's dowry went to the husband for duration of the marriage, the woman remained a primary heir to her father and became an independent property owner on her father's death. हमारे इंडिया के अंदर अभी भी विमेन जो मतलब कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे विमेन का जो हक है वो अभी भी नहीं है. मतलब रूल तो बन गया है लेकिन फादर्स नॉर्मली दे डोंट ट्रांसफर, नहीं करते. मतलब एक्सेप्शनली अभी जब रिसेंटली देयर वाज वन इंटरव्यू तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था दैट ही वुड बी गिविंग इक्वल प्रॉपर्टी टू हिज सन एंड डॉटर. ऐसे बहुत कम लोग होते. मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने ज्यादा दिया था अपनी बेटी को, और बेटों में से जो बेटा उनको पसंद आया था उनको दिया था. उन्होंने हम सबको नहीं दिया था. हमारे यहाँ पर देयर इज अ सिस्टम ऑफ विल कि वो हम किसको देना चाहते हैं. बट बेटी जो है अब इन द करंट सिनेरियो प्रॉपर्टी पे शी हैज द राइट, मतलब शी कैन क्लेम. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मेन बिकम द सक्सेसर ऑफ देयर फादर्स बिजनेस, फादर्स प्रॉपर्टी, ऐसा होता है. लेकिन वहां पर क्या था रोमन एम्पायर में, अगर फादर की डेथ हो जाती थी तो और बेटी है तो बेटी को सारी प्रॉपर्टी अपने आप ही मिल जाती थी. जो डाउरी मिलता था वो सिर्फ उसके हस्बैंड को जाता था, बाकी कुछ उसके हस्बैंड का हक नहीं होता था. यानी कि विमेन हैड अ पावरफुल वे. उस वक्त में उनके पास दे वर मोर पावरफुल, राइट. Thus, Roman women enjoyed considerably legal rights in owning and managing property. In other words, in law, the married couple was not one financial entity but two. मतलब वाइफ अपना और हस्बैंड अपना. हमारे अगर आपको उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है तो हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज है ना उनको देखो. हम कॉमन पीपल में आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे. आप सेलिब्रिटीज को देखो. शाहरुख खान इज हैविंग हिज ओन बिजनेस, हिज वाइफ गौरी इज हैविंग हिज ओन बिजनेस. वो अपना प्रॉपर्टी वो अपना वो करते हैं, वो अपना देखते हैं. फिर वो कहते हैं हम दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी ली. आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे या घर में मतलब किसी से पूछोगे, वो कहेंगे प्रॉपर्टी फादर के नाम पर है या मदर इज जॉइंट, मतलब लोन लेने के लिए जॉइंट ओनर है. लेकिन वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अपने अपने नाम पर लेते हैं. उनका अपना होता है, इनका अपना होता है. एंड सपोज उनको कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, तो कहते हैं हमने ज्वाइन करके लिया. और हम लोगों को बड़ी हैरानी होते हैं ये क्या. ये वाला सिस्टम उस जमाने में हुआ करता था रोमन एम्पायर. मेरा हस्बैंड हैड हिज ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वाइफ हैड हिज ओन. हमारे यहाँ पर वाइफ एक बार शादी होकर घर आ गई तो उसका सब कुछ घर वालों का हो जाता. बट वो नहीं था. दे हैड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम. सोचो, मतलब रियली प्राउड. ऐसा सिस्टम इंडिया में होना चाहिए. डाइवर्स वॉज relatively easy and needed no more than a notice of intent to dissolve the marriage by either husband or wife. डिवोर्स जो होना होता था वो भी इजी होता था. This was. And on the other hand, where males married in their late 20 or early 30s, women were married off in the late teens or early 20. मतलब लड़कियों की शादी का एज उस जमाने में भी कम ही था.
So there was an age gap between husband and wife, and this would have encouraged certain inequality. Husband 20 साल का, बीवी 13 years की. Marriages were generally arranged, and there is, of course, उस जमाने में कैसे love marriage expect करोगी? And there is no doubt that women were often subject to domination by their husbands. Augustine, the great Catholic bishop, ये जितने भी ऐसी चीजें होती हैं उनको जरूर करना. यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि उनके बारे में क्या लिखा है कि बिशप्स उस जमाने में, देख अभी भी बिशप्स हैव द गुड प्लेस इन द क्रिश्चियन calendars, who spent most of his life in North America, tell that his mother was regularly beaten by his father and that more other wives in the small town where he grew up and similar bruises to show. मतलब उस जमाने में भी women, मतलब की जो एक्सप्लॉयटेशन था दैट वाज देयर, राइट. तो पहला क्या है, women जो है दे हैड द लीगल राइट्स, एंड ये जो लीगल राइट्स होती थी दैट वाज इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर. देन दे हैड द राइट टू डिवोर्स, राइट. ये उनका दूसरा होता था, मतलब डिवोर्स कोई भी कर सकता था, चाहे लड़का करे या लड़की करे. तीसरा, अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब जो फैमिली, अगर हस्बैंड का अपना बिजनेस है, वाइफ का अपना बिजनेस है, तो दोनों को एक नहीं माना जाता. ये एक पॉइंट है. फाइनली फादर्स, यानी कि आपका सोसाइटी जो था दैट वाज पेट्रियार्चियल. अगर फादर्स एंड हस्बैंड्स का ज्यादा कंट्रोल होता उस सोसाइटी को हम बोलते हैं पेट्रियार्चियल, एंड जहां पे लेडीज का होता उसको हम मेट्रियार्चियल बोलते हैं, राइट. Finally, fathers had substantial legal control over their children, sometimes to a shocking degree. Means a legal power of life and death in exposing unwanted children by leaving them out in the cold to die. मतलब इतने भयानक थे वो कि अगर उनके इलीगल बच्चे होते थे तो वो उनको मरने के लिए भी छोड़ सकते, राइट. तो ये था आपका जेंडर. वहां पे जेंडर इक्वालिटी भी थी एंड जेंडर इनइक्वालिटी भी थी. इक्वालिटी क्यों थी? क्योंकि दे हैड द लीगल राइट्स, दे हैड द सेपरेट एंटिटी, दे हैड द पावर टू रिटेन देयर मैरिज और डिवोर्स. और इनइक्वालिटी क्यों थी? क्योंकि मैरिज में गैप बहुत होता था लड़के और लड़की में. तो कई बार जो विमेन होती थी दे वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट. एंड जो विमेन, तो जो मेन थे, दे ऑल्सो हैड द पावर टू अबेंडन देयर चिल्ड्रन. ठीक है ना. नेक्स्ट इज व्हाट इज लिटरेसी. पढ़ाई लिखाई कैसी थी? It is certain rates of casual literacy vary generally in different parts. For example, in Pompeii, Pompeii आपका वो है जहां जूलियस सीजर ने सबसे पहले अपना किया था invade, which was buried in a volcanic eruption. There is a strong evidence of casual literacy. Casual मतलब जो graffiti बनी होती walls के ऊपर. Walls on the main street of Pompeii often carried advertisement. Graffiti were all over the city, right? By contrast, in Egypt, where hundreds of papyri survive, most formal documents, जैसे आपके scribes जो होते थे, scribes हमने पढ़ा था ना, जो कॉपी करते हैं, they often tell us X or Y is unable to read and write. But even here, literacy was certainly more spread among certain categories. सबको पढ़ाई नहीं आती थी. सोल्जर्स को पढ़ना पड़ता था because they had to carry the messages. आर्मी ऑफिसर्स या फिर जो एस्टेट मैनेजर्स, प्रॉपर्टी के जो ओनर्स होते थे वो. द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर. कल्चरल मतलब रहन सहन, कल्चर को फॉलो करना. आपने देखा होगा ना, नॉर्थ दिल्ली एंड साउथ दिल्ली का कल्चर कितना डिफरेंट होता है. वो बड़ी सारी मीम्स आती हैं कि हाउ द साउथ दिल्ली गर्ल्स बिहेव. तो कल्चरल डिफरेंस was reflected in many ways and at many levels in the vast diversity of religious cults and local deities, the plurality of language, the style of dress, costume, people, what they eat, and the social organization and even pattern of settlement. इससे पता लगता है कि there was a vast cultural differences among people. रहन सहन, पहनना, खाना, ओढ़ना, सब कुछ अलग अलग होता है. Aramaic was a dominant language. ये आपका, you will be having the 1 marker question.
in the Near East, at least west of Euphrates. Coptic was spoken in Egypt, Punic and Berber in North Africa. ये सारे languages के नाम हैं बच्चे. Celtic in Spain and Northwest, that most of the linguistic cultures were purely oral, at least until a script was invented for them. Armenian only began to be written as late as 5th century, whereas there was already a Coptic translation of the Bible by the middle. यानी कि कौन कौन से लैंग्वेजेस थे अगर हम देखते हैं तो अरमाइक, प्यूनिक, बर्बर, कॉप्टिक और लेटर ऑन इट वाज रिप्लेस्ड बाय आर्मेनियंस. आर्मेनिया आपका रशिया के आसपास में आता है, उधर का जो लैंग्वेज है वो अभी भी इट इज वेरी प्रोमिनेंट. Elsewhere, the spread of Latin displays a written form of language that were otherwise widespread. This happened notably with Celtic, which ceased to be written after 1st century. उसके बाद आपका जो है लैटिन है, और हमारा जो इंग्लिश है, जो हमारी इंग्लिश है ना, उसका जो बेस है वो लैटिन एंड आपके जो ग्रीक है ना उसी को जाता. आप कोई भी लैंग्वेज को लोगे ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप इसको उठाकर देखोगे डिक्शनरी में तो उसमें लिखा होगा कि इसका जो ओरिजिनल है वो आपका लैटिन है. सो फ्रॉम देयर ओनली द मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है वो आने लगे. राइट. So what were the languages spoken? ये वाले आपके आपके. Now the next is what was the economic area? पैसा कैसे कमाते थे, किस तरीके के बिजनेस करते थे, what kind of business they were having, how it was expanded. The empire had a substantial economic infrastructures of harbor, mines, quarries, brickyard, olive factories, etc. Wheat, wine, and olive oil were traded and consumed in huge quantity, and they came mainly from Spain, the Gallic provinces. Main उनका था wheat और wine, जो कि स्पेन से आता था. Then North Africa, Egypt, and to a less extent Italy, where conditions were best for these crops. Main आपके क्रॉप से wheat, वाइन आपका जो है विनयार्ड होता है, ग्रेप से आपके ऑलिव प्रेस होता है, ऑलिव आप राइट, इनसे उनका मैक्सिमम रहता. फिर liquids like wine and olive oil were transported in containers called amphorae. मतलब जो कंटेनर्स होते थे उनके नाम होते थे. The fragments and shards of a large number of these survive. अभी भी मतलब इनके जो ruins हैं वो हमको मिल सकते हैं. And it has been possible for archaeologists to reconstruct the precise shape of these containers. क्योंकि हमारे पास आर्कियोलॉजिक एविडेंसेस है, इनसे हमें पता लगता है कि वो कंटेनर्स कैसे थे, उनमें क्या कैरी होते थे, किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता था. अगर आप अभी भी देखोगे ना, अगर हिस्ट्री के से रिलेटेड आप न्यूज पढ़ोगे ना, आप देखोगे इतने सालों पुराने वाइन अभी रिसेंटली मिला था, क्योंकि वाइन तो जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है ऐसा कहते हैं. तो अभी मिला था, मतलब वो पूरा अनर्थ में अर्थ कर देते, नीचे डाल के बंद करके रख देते. तो इससे आर्कियोलॉजी को जो है दे गॉट द एविडेंस. They tell us what they carried exactly, where they were made by examining the clay content, matching the find with clay pits throughout Mediterranean Sea. मतलब हमें कैसे पता लगा है, हाँ आर्कियोलॉजिस्ट को when they had excavated तो उनको ऐसे कंटेनर्स मिले. In this way, we can say with confidence that Spanish olive oil was a vast commercial enterprise that had reached its peak in 140 to 160. The Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container called Dressel. After the archaeologist who first, उसका नाम ड्रेसल क्यों था, क्योंकि उसको जिसने इन्वेंट किया था उसका पहला क्या था आपका ये, दूसरा क्या था ये कंटेनर्स के नाम. If finds of Dressel 20 are widely scattered across sites in Mediterranean, this suggests Spanish olive oil was circulated very widely. मतलब हम इसके एक्सकवेशन, ये लेफ्ट में बना हुआ है देखो कंटेनर्स, हम इसको वहां पर भी देख सकते हैं, ऊपर की तरफ वेस्ट में भी, नीचे की तरफ भी हम देख सकते हैं. By using the evidences of amphorae and different kinds in their distribution maps,
Archaeologists are able to show Spanish producers succeeded in capturing markets for olive oil from their Italian counterparts. This would have only happened if Spanish producers supplied a better quality oil at lower price. In other words, the big landowners from different regions competed with each other for control of main market for which they produce the goods. से कहीं पर भी ऐसा ही होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो आपस में compete करते हैं. The success of Spanish olive growers was then repeated by North African producers. पहला आपका था स्पेनिश, फिर था आपके नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स, मतलब जो कंपीटर्स थे वो. The olive estate in this part of empire dominated production through most of the 3rd and 4th century. पहला कहाँ था? स्पेन में. फिर कहाँ था? साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, सॉरी. Later, North African dominance was broken by the East, and in the later 5th and 6th century, the Aegean, Asia Minor, that is Turkey, Syria, Palestine became major exporters of wine and olive oil, and containers from Africa show a dramatically reduced presence of Mediterranean market. मतलब पहले कौन था आपका प्लेयर? स्पेन. फिर कौन आया आपका? नॉर्थ अफ्रीका. और इसके बाद आपके जो है टर्की, सीरिया, पैलेस्टीन, ये सब जो है दे एंटर्ड इनटू द मार्केट ऑफ वाइन एंड आपके ऑलिव ऑयल. ठीक है. Behind these broad movements, the prosperity of individual regions rose and fell depending on how effectively they could organize the production, transport them, and quality of those. मतलब जिस तरीके का बिजनेस वहां चलता था उसी के अकॉर्डिंग वहां पे राइज एंड फॉल. The empire included many regions that had a reputation for exceptional fertility. Campania in Italy, Sicily, Fayum in Egypt, Galley, Byzantium, Tunisia, Achka, then Gallia, Narbontia, Baetica. They all were the most densely settled or wealthiest part of empire. यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी जो है फर्टिलिटी. सिसिली अभी भी बहुत है. हम लोगों ने 10th में भी सिसिली के बारे में पढ़ा था. 2 cities of Sicily, which was under the Italian Empire. The best kinds of wine came from Campania, Sicily, and Byzantium. Exported large quantity of wheat to Rome. Galley was densely cultivated. मतलब वहां पे एक एक इंच जो है उसको कल्टीवेट किया गया, wrote the historian. And Spanish olive oil came mainly from numerous estates along the banks of river Guadalquivir in south of Spain. मतलब ये सारे वहां के जो मेन ट्रेडिंग थी. वीट आपका जो है वो रोम, अगर हम कहते हैं बिजाशियम जो था वो करता था, वो रोम वगैरह को जो है एक्सपोर्ट करता. एंड वाइन जो था वो कैंपेनिया से आता था, विच इज इन इटली. यानी कि जो इटैलिक वाला जो एरिया था दैट वाज वन ऑफ द डेंसली कल्टीवेटेड एरिया. On the other hand, large expanses of Roman territory were in much less advanced state. मतलब ये वो एरियाज है जो बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल थे, लाइक अपना मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु. वेरएस आप देख सकते हो देयर आर सिटीज, लखनऊ, कानपुर वगैरह हैं जो इतने आपके नहीं एडवांस्ड है. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसह्यूमांस. ट्रांसह्यूमांस आपका ये है आपका इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ट्रांसह्यूमांस? इज द हर्ड्समैन्स रेगुलर एनुअल मूवमेंट. व्हाट इज ट्रांसह्यूमांस? एक जगह से दूसरी जगह जाना. हमारे यहाँ हम उसको पैस्टोरल कम्युनिटी बोलते हैं. फ्रॉम हायर माउंटेन्स, बिटवीन हायर माउंटेन्स एंड लो लाइंग ग्राउंड. हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है. जो आपके गड्डी शेफर्ड्स हैं, आपके जो मतलब कि अलग अलग रीजन में अलग अलग है. धंगर्स है महाराष्ट्र के अंदर. तो ये लोग क्या करते हैं, जब मतलब डिपेंडिंग, ऊपर में तो बारिश, सॉरी, ऊपर में तो सर्दी होती है तो नीचे आ जाते हैं जहां सर्दी कम होती है. एंड जहां बारिश होती है महाराष्ट्र में, धंगर में वो लोग जो है कर्नाटका चले जाते हैं जहां बारिश कम होती है. इस तरीके से मूवमेंट होती है. तो सिमिलर मूवमेंट यूज टू बी देयर, और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसह्यूमांस, राइट? For example, transhumance was widely spread in the countryside of Numidia,
just that is Algeria. These pastoral and semi-nomadic communities were often on the move, carrying their oven-shaped hut, जिसको मपालिया बोलते थे, मतलब अपने तंबू को हम अपने हिंदी में बोलते हैं तंबू। आपने बोलते हैं ना भाई तू क्या मतलब कि बंजारा है, तंबू गाड़ के कहीं भी बैठ जाता। नॉर्मली वो अपने टेंट्स को अपने साथ ले जाते हैं। As Roman estate expanded in North Africa, the pastures were drastically reduced and their movements were regulated. Even in Spain, the north was much less developed, North Spain, inhabited large by Celtic speaking peasantry that lived in hilltop village called Castilla. मतलब अगर हम देखते हैं तो स्पेन में जो ऊपर का हिस्सा था वहां मोस्टली फार्मर्स रहते थे हिलटॉप पर, और उनके उस हिलटॉप विलेज को क्या बोलते थे, कैजला। और अफ्रीका वाला जो रीजन है, मतलब थ्री एम्पायर, आपके थ्री कॉन्टिनेंट्स है ना, तो अफ्रीका वाले में क्या हुआ था, धीरे 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 जो वहां पे पैस्टोरल कम्युनिटीज थे उनको जो है उनका जो है मूवमेंट कम कर दिया। सो ये मतलब कि वहां पे रिच ए वाले एरियाज थे जहां आपके जो है सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका जहां पे आपके वीट ऑलिव एस्टेट्स वगैरह थे, वो वाला एरिया। इटाली, ये वो एरियाज हैं जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एंड बहुत रिच था। वेरेस अगर हम नॉर्थ अफ्रीका में पेस्टोरल कम्युनिटी वाला एरिया, देन अगर हम स्पेन वाला एरिया अगर हम बोलते हैं नॉर्थ वाला, तो वो इतना रिच नहीं। So this was a difference, right? So this is how the difference came up. Now, what was the way of controlling the workers? Slavery तो उस जमाने में बहुत कॉमन था। स्लेव्स की तो कोई भी स्लेवरी जो है, इवन इन फ्रांस इट वाज अबॉलिश्ड वेरी लेट। इन इंडिया मेनी ऑफ द प्रोमिनेंट हमारे जो लीडर्स थे दे वर अगेंस्ट स्लेवरी। मतलब कि बंधुआ मजदूर हमारे यहाँ पे भी होते थे, बॉन्डेड लेबर। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अकॉर्डिंग बॉन्डेड लेबर जो है वो हमारे यहाँ पर के बैंड है। बट उस वक्त में इन सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड। वो बड़ा कॉमन होता था। स्लेव कैसे होते थे, खरीदे बेचे जाते थे, both in Mediterranean and in the Near East, and not even Christianity, when it emerged and triumphed as state religion, seriously challenged this institution. If Christianity आई तो उन्होंने challenge की। It does not follow that bulk of the labor in Roman economy was performed by slaves. That may have been true to some parts of Italy in Republican period. But it was no longer true of the empire as a whole. Slaves was an investment. And at least one Roman agricultural writer advised landowner against using them in contexts where too many might be required or where their health could be damaged. मतलब कई बार उनको समझाया जाता था कि भाई जहां आपको 10 लेबर की जरूरत है, आप वहां पर एक लेबर रख के क्यों काम करते, उनको समझाया जाता था। बट इट वॉज वेरी कॉमन, दैट वॉज वेरी कॉमन। On the other hand, if Roman upper class were often brutal towards their slaves, ordinary people did sometimes show much compassion. That is always there. As warfare became, हमारे हिंदुस्तान में भी आप देखो ना, slavery was, अगर हम पुराने उसको पढ़ते हैं तो slavery was very common. It was encouraging होता था। एंड कई बार तो slaves जो होते थे they were also, मतलब कि उनको जो है the practice of encouraging female slaves and their partners to have more children who would be of course also slaves. उनको बोलते थे और बच्चे पैदा करो ताकि तुम्हारे बच्चे भी हमारे slaves बने। As warfare became less widespread with the establishment of peace, क्योंकि फर्स्ट वाला जो अगस्टस वाला था उस वक्त पीस था, so the supply of slaves also declined. And the users of slave labor thing had to turn either to slave breeding. Slave breeding क्या होता है, ज्यादा बच्चे पैदा करो जिससे कि तुम्हारे बच्चे भी हमारे slaves बने, or to cheaper substitute such as wage labor which was more easily dispensable. Wage labor क्या होता है, आज आए आज पैसा मिलेगा, कल नहीं आए कल नहीं मिलेगा। In fact, free labor was extensively used on public work at Rome precisely because use of
slave labor would have been too expensive. मतलब वहां पर फ्री लेबर यूज किया जाता था, काम किया, खाना दे दिया, नहीं किया. अनलाइक हायर्ड वर्कर, स्लेव हैड टू बी फेड. अगर आप स्लेव हो, स्लेव रखते हो, तो आपको उन्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा और उनको आपको घर भी देना पड़ेगा. सो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, स्लेवरी की जगह बाद में फ्री लेबर रखते थे, यानी कि उनको खाना वाना नहीं खिलाना, काम किया, पैसा लिया, जाओ. जिसको हम लोग आज की डेट पर कैजुअल लेबर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैजुअल लेबर्स. On the other hand, they and freemen, that is slaves who had been set free by their master, were extensively used as business manager as they were not required in large numbers. Masters often gave their slave freedom capital to run business on their behalf or even business of their own. मतलब ऐसा भी रहा है कि स्लेव्स को पाला पोसा, बाद में उनको अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाया या उनको फ्रीडम दिया कि तुम हमारा बिजनेस चला, अगर he was trustworthy. The Roman agricultural writers paid a great deal of attention to the management of labor. Colmela, who came from south of Spain, recommended that landowners should keep a reserve stock of implements and tools, twice as many as they needed. But normally क्या करते थे, वो tools कम रखते थे and slaves ज्यादा रखते थे, जिससे कि वो हाथों से काम कर ले. For the loss in slave labor time exceeds the cost of such items. There was a general presumption among the employers that without supervision, no work would ever get done. वो तो हमेशा है, डंडा नहीं पड़ता तो कोई काम नहीं करता. So supervision was paramount for both free workers and slave. To make supervision easier, workers were sometimes grouped into gang, मतलब उनका टीम लीडर बना दिया जाता था और वो काम कर. He recommended squads of 10, claiming it was easy to tell who was petting effort and who was. मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता था नेबर्स का, 10-10 का ग्रुप बना दिया जाता था. सबसे बड़ा होता था प्लिनी, सॉरी सबसे बड़ा एक होता था जिसको एक वो बना दिया जाता था ग्रुप का लीडर, और वो कंट्रोल करता था 10 जन. Pliny the Elder, the author of very famous natural history, condemned the use of slave gangs as a worst method of organizing production. क्योंकि नॉर्मली इनको जो है पैरों से बांध दिया जाता है. स्लेव्स की सबसे बड़ी यही तो प्रॉब्लम होती थी. फ्री लेबर में आपका किसी को हम बांधते ही नहीं, फ्री लेबर में काम करो और चले जाओ. As this looks draconian, draconian मतलब very harsh. Draconian होता है deathly, मतलब deadly. But we should remember most factories in the world today enforce similar principle of labor control. ऑलरेडी मैं आपको यही बात बता चुकी हूँ कि हम आज भी कैजुअल लेबर्स को लेते हैं. Indeed, some industrial establishment in empire enforce even tighter controls. Like they describe conditions in the frankincense factories where he tells no amount of supervision seem to be suffice matlab sufficient. A seal is put upon the workman's apron. They had to wear a mask or a net with a close mesh on their head. मतलब वो जो पहनते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में. And they were allowed to leave the premises. They have to take off all their clothes. Agricultural labor must have been fatiguing and disliked, for a famous edict of early 3rd century refers to Egyptian peasants deserting their village in order not to engage in the agricultural work. So बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो अपनी काम को छोड़कर चले जाते थे. A law of 398 referred to worker being branded as they could be recognized when they run away or try to hide. मतलब उनका कुछ नाम रख दिया जाता था. Many private employers cast their agreements with the worker in the form of debt contract, कर्जे का, जिससे कि भाई वो काम करते रहे. It was prevalent in pre-independence in even India also. An early 2nd century writer tells thousands surrender themselves to work in servitude although they are free. Servitude मतलब service provide करना. In other words, a lot of poor family went into debt bondage in order to survive. मतलब तुमको पहले पैसे दे दिया जाता था, उसके बाद उनसे काम करवाया जाता था, तो हो गए ना वो लोग, जबरदस्ती उन्हें काम करना ही पड़ता था. From one of the recently discovered letters of Augustine, we learn parents sometimes sold their children for 25 years.
Augustine asked a lawyer friend of whether these children could be liberated once the father died. Rural indebtedness was even more widespread. मतलब रूरल एरियाज में इस तरीके का बहुत ही ज्यादा था. Just one example, in the Great Jewish Revolt, 66, the centuries, so the revolutionary destroyed the money lenders want to win popular support. मतलब बेचारे इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने रिवॉल्ट किया और जो बॉन्ड था, बॉन्ड क्या होता है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट, उसको उन्होंने जला दिया. So that means labor control was through slavery, labor control was through free labor work and indebtedness, यानी कि उनको पैसे पहले दे दिया और फिर उनको उस कर्जे को चुकाने के लिए they had to work as slaves. And third, last but not the least is even parents जो है वो अपने बच्चों को बेच देते थे as slaves. सोचो, मतलब that is not a system which should be appreciated. Now, what is social hierarchy? हमारे यहाँ पर है ना, the rich, then the wealthier, फिर rich, फिर middle class, फिर lower class. आजकल एक नया सिस्टम है wealthy, मतलब कि सबसे पहले तो आपका wealthier, affluent, फिर rich, फिर upper middle class, lower middle class, and then आपका नीचे poor. अब ये 6 हमारे hierarchies है. They are the 6 hierarchies. जिनके पास प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, जगह जगह पे एस्टेट्स, ऑल ऑलमोस्ट ऑल द सेलिब्रिटीज एंड ऑल जो आपके वेल्दी पीपल हैं, वो सब आपके सबसे ऊपर आते हैं. देन सेकंड आते हैं जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, वो आपके रिच, फिर अपर मिडिल क्लास, देन मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर आपके पुअर. दैट्स कॉल्ड एज सोशल हिरार्की. हमारे यहाँ पर जो हिरार्की था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, वो भी हमारा सोशल हिरार्की ही है, जिसमें ब्राह्मण्स आर ऑन द टॉप, ब्राह्मण्स, आपके क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, वो भी हमारा हिरार्की. ठीक है, वहां पे क्या था आप देखते हैं. Tacitus described the leading social groups of early empire as follows. Senators, यानी कि fathers, leading members of equestrian class, the respectable section of people, those attached to great houses, and the unkempt मतलब गंदे, the lower class. सबसे ऊपर कौन है? Senators. फिर कौन है? Those who had, मतलब कि जिनका एम्पायर और बड़े बड़े घरों के साथ में लेना देना आना जाना था. फिर आपके आते थे लोअर क्लास. He tell they were addicted to circus and theatrical displays, and finally the slaves. कौन कौन है? रख लो. सबसे पहले senator, they are the leading members, then the respectable members, then आपके unkempt lower classes, and last but not the least is slaves. ये हमारे 4 hierarchies. In the early 3rd century, when Senate numbered roughly 1,000, most of them came from Italian families. By the late empire, that is reign of Constantine, the early part of 4th century, the first 2 groups mentioned in Tacitus, the senators and equities, merged into a unified and expanded aristocracy. ये दोनों मिलकर एक group बन गए. And at least half of the families were of Africa or Eastern origin. This late aristocracy हम कहते हैं जो लैंड ओनर्स होते हैं बड़े बड़े, they are all aristocrats. This late Roman aristocracy was enormously wealthy, but in many ways less powerful than military elites, those who came from non-aristocratic background. The middle class now, पहले middle class नहीं था, बाद में आ गया था. They were person connected with imperial services in the bureaucracy and army, जो लोग काम करते थे वहां पर. But also the most prosperous merchant and farmers whom they were many east, मतलब कि जो rich farmers थे वो आपके middle class में आ जाते. Aristocrats आपके वो थे जो पहले आपके senators और equal थे, वो वाले, वो aristocrats बन गए थे. फिर आपके आर्मी वाले थे, मिडिल क्लास आ गए थे. Tacitus described this respectable middle class as clients of great senatorial houses. Now it was chiefly government service and dependence on state that sustained many of these families. Below them were lower class, जिनको हम बोलते थे humilus.
यानी कि humble, lower. They comprised of rural laborers, of which many were permanently employed, workers in industrial, mining, migrant workers, ये सारे आपके lower class में हैं. Self-employed artisans, ये सब आपके जो है सबसे lowest में. One writer of early 5th century, the historian Olympiodorus, who was also an ambassador, says aristocracy based in city of Rome drew annual income of 4 मतलब कि pounds of gold. LBS is pound. सोचो. Not coming the produce they consumed directly. The monetary system of the late empire broke with silver-based currencies because Spanish silver mines were exhausted and government ran out of sufficient stock to support a stable coinage in silver. Constantine founded the new monetary system on gold and there were vast amount of this in circulation too. पहले सिल्वर था लेकिन सिल्वर उनके पास खत्म होने के बाद उन्होंने गोल्ड कॉइन्स रखना शुरू किया और उनकी सैलरी गोल्ड में आती थी जैसे हमारी रुपीज में आती है. द लेट Roman bureaucracy, both higher and middle echelons, was a comparatively affluent group because it drew bulk of salary in gold, invested in land. This, of course, was also great deal of corruption. Judicial system at मतलब वही तब भी रहता था. The extortion of higher bureaucracy and greed of provincial governors were proverbial. But government intervened repeatedly to curb these kind of corruption. We only know the first place of law that tried to put an end because historians and other members denounce such practices. मतलब हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन उस जमाने में भी करप्शन ब्राइबरी ये बहुत ही कॉमन था. This element of criticism is a remarkable feature of classical world. The Roman state was an authoritarian. In other words, dissent was rarely tolerated. कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता था तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाए. जबकि सिटीज ऑफ ईस्ट में लोग अपने एम्परर्स का मजाक उड़ाते थे बट फिर भी अथॉरिटेरियन. Yet a strong tradition of Roman law had emerged by 4th century and this acted as a brake on even most fearsome emperors. Emperors were not free to what they could do and law was actively used to protect civil rights. That is why in the later century, powerful bishops like Ambrose to confront equally powerful emperor when they were precise, excessively harsh or repressive. बाद में कुछ लॉ बने थे. अब आप सोचोगे लॉ कौन बनाता था? उस जमाने में जो क्लेरिक्स होते थे दैट इज रिलीजियस होते थे वो लोग उनका कंट्रोल ज्यादा रहे. दे डिड नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन और दे डिड नॉट हैव द सिस्टम लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए जो आपके चर्चेस होते थे वो बहुत काम करते थे. तो जो एम्परर्स होते थे ना दे ऑल्सो हैड टू अबाइड टू दीज रूल्स. ऐसा एम्परर्स ये नहीं बोल सकते थे कि हम इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे. उनको भी करना पड़ता. So we shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of Roman world in the final century. Late antiquity is the term used to describe final fascinating period in evolution and breaking up of Roman Empire जो बाद में हुआ. मतलब the 4th century itself was one of the considerable ferment both cultural and economic. Ferment मतलब धीरे 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 ये टूट रहा. The period saw momentous development in religious life with Emperor Constantine, इन्हीं के नाम पे Constantine Pole बना था, deciding to make Christianity the official religion. And with the rise of Islam, but there were equally important changes in structure of state that began with Emperor Diocletian. Over expansion had led Diocletian to cut back by amending territory with little strategic or economic value. उसने बहुत सारी जगहों को जो है अपने अंदर लिया लेकिन फिर उसने देखा कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसने कुछ चीजों को छोड़ दिया. कट बैक मतलब अबैंडन कर दिया. Diocletian also fortified the frontier, reorganized provincial boundary, separated civilian from military function, granting more autonomy to military commanders, which now became more powerful group. Constantine consolidated some of these changes and added others of his own. मतलब जब Diocletian का जमाना आया
तो उसने कुछ रूल्स बनाए, मिलिट्री को और कॉमन मैन के जो काम और उनके जो फंक्शंस हैं उनको अलग किया, मिलिट्री को ज्यादा पावर दिया। और जब उसका सक्सेसर कांस्टेंट आया तो उसने कुछ और भी चेंजेस किए। हिज चीफ इनोवेशन वाज मॉनेटरी, जिसमें उसने न्यू डिनोमिनेशन, दैट इज 4.5 ग्राम ऑफ गोल्ड, दैट वुड बी इन फैक्ट आउटलाज द एम्पायर इटसेल्फ। मतलब उसने कौन सा कॉइन इंट्रोड्यूस किया? सॉलिडस, दैट इज 4.5 ग्राम्स। हम लोग अभी जो है सवरेन के नाम से जानते हैं, तो वो 7-8 ग्राम्स में आता है। Solidi were minted on a very large scale and their circulation ran in millions. The other area was second capital, that is आपका इस्तांबुल में, जिसको पहले हम बिस्मानियम बोलते थे, वो as a new capital required new senate. Then there was more expansion, monetary stability, expanding population stimulated economic growth, and archaeological record shows considerable investment in rural establishment, that is industries, आपकी टेक्नोलॉजी, प्रेस, वाटर मिल्स, ये सब उस वक्त में जो है कॉन्स्टेंटाइन ने किया। मतलब उसने जो है ऐड किया था ये सारी चीजें। All these carried into strong urban prosperity, that is new forms of architecture हमें मिला, luxury मिली हमें, the ruling cities were wealthier, more powerful than before. In Egypt, hundreds of papyri अभी भी है, अभी भी आपको मिल सकते हैं when you go to the historical area, show us relatively affluent society where money was in extensive use, rural estates generated vast incomes in gold. For example, Egypt contributed taxes of 2.5 million solidi, मतलब एक solidi कितना? 4.5 grams. सोचो, 35,000 pounds of gold आज की डेट में लगा के देखिए, that is in 1,000 crores. Indeed, large parts of Near Eastern countryside were more developed, densely settled in 5th and 6th century than they would be in the 20th century. मतलब आज जितना नहीं है जितना उस वक्त में था. This is the social background. The traditionally religious culture, both Greek and Roman, had polytheism. Polytheism का मतलब होता है many. Poly मतलब 5, many. जिसके अंदर जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, कई आपके थे. That is, it involved multiplicity of cults that included Roman and Italian gods too. And Eastern deities worshipped in thousands of temple, shrine, and sanctuaries throughout the empire. Polytheists had no common name or label to describe themselves, क्योंकि बड़े सारे थे. The other was Judaism. बाद में आया था बहुत. Both Judaism was not a monolith. Monolith मतलब single, large block of. And there was a great deal of diversity within the Jewish community of late antiquity. Judaism is the religion for Jews. Thus, Christianization, यानी कि Christianity of the empire in 4th and 5th century was a gradual and complex process. Polytheism did not disappear overnight, especially in western provinces where Christian bishops waged and running battle against belief and practices. जो मैंने आपको पहले भी बताया कि Christians जो religious था आपका काफी अच्छा था. The boundaries between religious communities were much more fluid in the 4th century, that they would become thanks to repeated efforts of religious leaders and powerful bishop now led the church. The general prosperity was marked in the east where population was still expanding despite plague, जो plague की वजह से काफी तब भी rural prosperity था. In the west, the empire fragmented politically, टूट गया. The Germanic group from north took over the major provinces and established kingdom as described as post-Roman. The most important were Visigoths in Spain, destroyed by Arabs, जिनको अरब्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया वहां पे अपना, and that of France, जो आपका आज का फ्रैंक का एरिया है, and that of Lombards in Italy. These kingdoms foreshadowed the beginning of different kind, usually called medieval, जो बाद में आता है.
In the east, where empire remained united, the reign of Justinian is the high mark of prosperity. जस्टिनियन ये आपका वो है सबसे फेमस आपका कोलोसियम, अभी भी इट्स वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स में आता है. Recaptured Africa from Vandals, but his recovery of Italy left the country devastated and paved way for Lombards. Italy was later, तभी अभी भी आप देखोगे ना, इटाली में एक पूरा एरिया आता लोम्बार्डी. By the early 7th century, the war between Rome and Iran had flared again once again. The Sasanians who had ruled Iran launched a wholesale invasion. When Byzantium, that is आपका जो अभी modern Turkey वाला, as the Roman Empire was now increasingly known, recovered these provinces, it was just a few years. The final major blow which came from the southeast. Southeast आपका इस तरफ एशिया की तरफ आ जाता है. The expansion of Islam has been called greatest political revolution. By 642, barely 10 years after Prophet Muhammad's death, जो आपके इस्लामिक थे उन्होंने इन एरियाज को कंट्रोल किया. अभी भी अगर आप देखोगे तो जो यूएई वाला एरिया है वो इस्लामिक माना जाता है. ये वही एरियाज जिन पे आया था ये वाला कंट्रोल. However, we should bear in mind those conquests which eventually extended as far as Spain, Sindh, आपका आज का अफगानिस्तान वाला, Central Asia began in fact with the subjection of Arab tribes by emerging Islamic state. First, within Arabia, that is why it is called United Arabian Emirates. Then in the Syrian desert and then Iraq, जो हम बाद में पढ़ेंगे कैसा ये सारा कुछ आपका जो है रहता. अगर आज के मैप को अगर हम देखते हैं, इफ वी लुक इनटू द मैप ऑफ टुडे, हम ये जो मेडिटेरियन वाला एरिया है सी वाला वो हमारा यूएई वाला एरिया आ जाता है, वही आपका दुबई, एमिरेट्स, वो वाला एरिया. तो ये जहां पर हम इस एरिया को देखते हैं ना, ये यहां से शुरू होता है आफ्टर रोमन एम्पायर हैड डिक्लाइन. तो जो आपका रोमन एम्पायर था, जो पहले आपका वेस्टर्न यूरोप, देन आपका अफ्रीका, देन आपका इधर वाला कॉन्टिनेंट था ईरान वाला, वो धीरे धीरे फ्रैगमेंट हो गया. ईरान वाला इस तरफ चला गया, ऊपर आपके जर्मन, फ्रांस, स्पेन, इटाली में लोम्बार्डी वो बन गया. जो आपका अफ्रीका वाला था वो आपका इस्लामिक कल्चर के अंदर जो बीच वाला एरिया था वो आपका वहां पर एमिरेट्स आ गया. एंड जो राइट साइड था वो आपका सेंट्रल एशिया अलग. तो दिस वे पहले रोमन एम्पायर था, पीस था, सेकेंड में थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन था, थर्ड में क्राइसिस हुआ और उसके बाद ये फ्रैगमेंट होकर आज का जो तकरीबन जो आज का मैप है वो हम देख सकते, राइट. और उसके अलावा जो हमने इसमें पढ़ा है वो है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशंस, द कल्चर, लिटरेसी, जेंडर आपका, देन विमेन का जो पावर, ये सब हम लोगों ने जो है पढ़ा है कि किस तरीके से. एंड गोल्ड आपका जो था इन द लेटर स्टेजेस जो था दैट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मॉनिटरी वे. और शायद आज भी हम लोग जो है गोल्ड रिजर्व्स को अपने जो हमारे सर्कुलेशन होते हैं ऑफ अवर मनी, वो हम गोल्ड रिजर्व को लेकर ही चलते हैं आज भी, राइट. तो दिस इज हाउ, ये देखो ये वाला. Why did you think Roman government stopped coining in silver? क्योंकि सिल्वर उनके पास खत्म हो गया था. And which metal did it began to use of production of coinage? गोल्ड आपका आ गया था, राइट. तो ये है आपका, दिस इज वेयर यू आर गोइंग. तो दिस इज द चैप्टर दैट इज एक छोटा सा मतलब कि एम्पायर बट विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. आज की डेट के जो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो, इसमें अगस्टस आपका एक बहुत ही माना जाता है, ट्रोजन आपका माना जाता है, गैलीलियस आपका माना जाता है, कॉन्स्टेंटाइन माना जाता है. दे आर ऑल द वन जिनको आज भी हम अपने पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि रोमन से बाद में आपका ग्रीक आता और वहीं से हमारा जो आज का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना वो कहीं ना कहीं शुरू है, right. So this with this the chapter is complete along with NCERT also.